अच्छा जी, अब देखें, मतलब लास्ट टाइम जो हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी, ठीक है, तो इसमें हमने तीनों टाइप डिस्कस कर ली थी, sp3, sp2, sp, तीनों हो गई थी कवर। जी सर। ठीक है, तो अब देखें हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बेसिकली इट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बट मतलब मोस्टली हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए एक दूसरी थ्योरी यूज करते हैं, वो हम आगे चल के आज डिस्कस करेंगे। बट हाइब्रिडाइजेशन जो है इट कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग दी सिंपल शेप्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिग्मा सिग्मा प्लस बॉन्ड लोन। प्लस लोन पेयर्स। सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट्स करेंगे, ठीक है ना। तो इफ द सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू, यानी ये आपने काउंट करना है, तो अब अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 थ्री। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी? व्हाट वुड बी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल? टेट्रा हेड्रल शेप होगी। और बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? 109.5 डिग्रीज। मतलब ये आप कह लें कि ये बेसिक शेप हो गई कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी टेट्राहेड्रल, फोर साइडेड शेप होगी, एंड बॉन्ड एंगल्स वुड बी 109.5 डिग्रीज। Similarly, if sigma plus lone pair is equal to 3, then hybridization will be sp2, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी? दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और एंगल क्या हो जाएगा? हाँ जी बेटा, बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे? सर ये आपने कब बताया था बॉन्ड ये एंगल्स नहीं, वाला? ये नहीं हाँ बताया? सर, ये आपने नहीं बताया। अच्छा अच्छा, मैं मेरे जहन में था कि ये मैंने पढ़ा दिया है। और असल में आजकल ये इशू होता है ना, जब ज्यादा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। चलें, ये शेप्स हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इसको, शेप्स को भूल जाएं, ठीक है, ये भी हम आगे चल के बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन देख लें। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 3 है, दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। Then sigma plus lone pair is equal to 2. That means that would be sp hybridization. यहां तक तो बात हुई थी, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, यानी जब हम कहते हैं ना कि जी शेप, मॉलिक्यूलर शेप क्या है, तो मॉलिक्यूलर शेप कह दें और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कह दें, दैट मींस के हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशंस। कि थ्री डायमेंशंस में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड टू ईच अदर, at what angle they are arranged to each other. This is called molecular shape. ठीक है, तो molecular shape और ज्योमेट्री क्या है कि in what way the atoms are arranged to each other in a molecule। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि at what angles they are attached to each other। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है ये बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन में कार्बन एक और चार हाइड्रोजन है। सो वी वांट टू सी कि कार्बन हाइड्रोजन जो चार बॉन्ड्स हैं, नॉर्मली अब तक तो हम इसको ऐसे ही बनाते आए ना, बट नाउ वी वांट टू सी कि एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, एट व्हाट एंगल दीज टू हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन मीथेन। ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, एंड दिस वुड डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। फिर हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे शेप को। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? जी सर। ठीक है, तो अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी यूज कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे। बट मॉलिक्यूलर शेप के लिए जो एक ज्यादा आप कह लें कि बेहतर थ्योरी है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूलर शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वेस्पर थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी कह दें या एक्चुअल नेम की अगर हम बात करें तो दिस इज वैलेंस
shell electron pair repulsion model. ठीक है जी, वेस्पर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी कहलाती है। अच्छा, अब पहले तो हम जरा इसके बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं, पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, वेस्पर थ्योरी सेज दैट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन shape of molecule depends on number of electrons around the central atom, number of electron pairs around the central atom, around the central atom, and the repulsion caused by, and the repulsion caused by these electron pairs. ठीक है जी, तो ये तो सिंपल इसके पॉइंट हो गया कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपने शेप आइडेंटिफाई करनी है तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी आपने ये देखना है कि जो भी सेंट्रल एटम है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, एंड द रिपल्शन कॉज्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी हमने सिंपल क्या देखना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द रिपल्शन कॉज्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं CH4 की बात करता हूँ, हम सिंपल CH4 से बात स्टार्ट करते हैं। तो अब CH4 में मुझे पता है कि इन CH4 देयर आर 4 हाइड्रोजन। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इसमें सेंट्रल एटम क्या है, दैट इज कार्बन, और कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन CH4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द कार्बन एटम? 4 4 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। अब इनमें से 4, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन लोन पेयर्स हैं? बॉन्ड पेयर्स हैं। बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे, दिस इज अ बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो ऑल द 4 आर बॉन्ड पेयर्स। So whenever we are deciding the shape of molecule, just like hybridization, we count the electron pair around the central atom, and those electron pairs would be sigma electron pairs plus lone pairs. ठीक है, तो पहली चीज तो आप यहां से ये क्लियर कर लें कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन सिग्मा एंड, यानी सम ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर्स। इट डिपेंड्स ऑन सिग्मा एंड लोन पेयर। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर शेप जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करती। जब भी हमें मॉलिक्यूलर शेप आइडेंटिफाई करनी है तो वी काउंट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड दोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स वुड बी सिग्मा एंड लोन पेयर्स। ठीक है, वी डू नॉट काउंट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब कोई बता सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों नहीं काउंट करते हैं? सर वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो रिएक्शन वो सब बहुत स्ट्रांग होते हैं इसके लिए। पाई पाई इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड ये वीक होते हैं? वीक होते हैं सर। ओ पाई वीक बॉन्ड होते हैं वीक ना। होते हैं, सॉरी। हाँ, देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर सिंपल हमने काउंट करने, उसकी वजह क्या है? अगर आपको याद हो, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहाँ पे मौजूद होती है? ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस। अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। ठीक है, बेसिकली आप बता करें कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से हैं? या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से दीज आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसके अपने लोन पेयर्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा एंड लोन पेयर्स, दे आर अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे विल डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज दे आर मच अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये शेप के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट जो है वो इनका नहीं आ रहा होता। ठीक है, आप कह लें कि इनके ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, दे आर मच अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इनकी जो रिपल्शन है वो डिपेंड नहीं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आगे चल के आपको बात और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल सिंपल इसको ये ध्यान में रखने कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करनी है तो वी ओनली कंसिडर सिग्मा एंड लोन पेयर्स। अब होता क्या है, यानी हम कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो
तो आपने CH4 में काउंट किया कि जी देयर आर टोटल 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। ये हम बात कर रहे हैं CH4 की। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4, एंड उसमें 4 सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, दिस वन इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज, दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज, सो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे विल रिपेल ईच अदर while they are connected to the carbon atom, they will repel, यानी ये दोनों आपस में repulsion cause करेंगे, ये आपस में repulsion cause करेंगे, they will cause repulsion and they will, and due to that repulsion they would try to move away from each other as much as possible। ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि जी CH4 में कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन है, they are connected in such way कि ये इतना क्लोज है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे ये चारों इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज नहीं आ सकते, चारों इलेक्ट्रॉन पेयर इतना क्लोज नहीं आ सकते, बिकॉज दैट वुड increase the repulsion between the electron pairs. So just to minimize the electron pair repulsion, they would try to move away from each other। यानी ये कार्बन के साथ कनेक्टेड रहते हुए एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग तो हुई भी है। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और स्पेस में जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ रही बेटा आपको? यस सर। जी, सबको क्लियर है ये? हाँ जी, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड करना है, क्लियर है ये सबको? जी सर। ठीक है ना? तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द रिपल्शन कॉज्ड बाय दीस इलेक्ट्रॉन पेयर। नाम क्या है थ्योरी का? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। यानी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इट डिपेंड्स ऑन द रिपल्शन कॉज्ड बाय दीस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हम कहते हैं कि जी ड्यू टू जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन, just to minimize the repulsion, the electron pairs bonded to the central atom will move away from each other। ठीक है जी। जस्ट टू मिनिमाइज द रिपल्शन, the electron pair bonded to the central atom will move away from each other, and this will increase the stability of the molecule। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ाएगा। दिस विल इंक्रीज द stability of the molecule, molecule will get more stable, so just to get more stable these electron pairs will move away from each other। ठीक है, and that will decide the shape of the molecule। अच्छा, अब ये जो रिपल्शन है ये भी मतलब आप कह लें कि वेरी करती है डिपेंडिंग के व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव। फॉर एग्जांपल रिपल्शन वुड बी मैक्सिमम बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, हम कहते हैं कि एक लोन पेयर जो है वो दूसरे लोन पेयर को मैक्सिमम रिपेल करेगा, तो दिस वुड बी मैक्सिमम रिपल्शन। देन सेकंड नंबर पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये उससे कम होगी। ठीक है, और सबसे कम जो रिपल्शन होगी वो किसके दरमियान होगी? बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये सबसे कम होगी, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगी। अब कोई बता सकता है लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम क्यों होगी? जी बेटा। हाँ जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जो बॉन्ड पेयर होता है उसको कितने न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन मिल रही होती है? दो तरफ से। यानी लेट सपोज अगर हम कहें कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब नाउ दिस इज अ बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है। अब इस बॉन्ड पेयर को यहाँ से नाइट्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब दोनों तरफ से जब अट्रैक्शन मिलेगी तो ये जो बॉन्ड पेयर है
ठीक है, इसकी एनर्जी इतनी, मतलब ये ज्यादा आप कह लें कि न्यूक्लियाई के होल्ड में है, तो इसके लिए मूव करना मुश्किल है। ठीक है, बट अगर हम बात करें लोन पेयर की, तो दिस लोन पेयर इज ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई, तो दिस इज मोर एनर्जेटिक, मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसके लिए मूवमेंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इट मूव फ्रीली, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, एज लोन पेयर इज ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई, it will be more energetic and thus it cause more repulsion। जी, ये बात समझ में आई है बेटा आप लोगों को? अच्छा जी, इसको फिर दोबारा से देख लें। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो लोन पेयर रिपल्शन है ये मैक्सिमम होती है, और उसका रीजन क्या है कि जो लोन पेयर्स हैं दे आर ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज लोन पेयर इज ओनली अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियाई, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के होल्ड में होंगे उनके लिए मूव करना भी ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको इधर से ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए मूव करना मुश्किल होगा। ठीक है, ये दोनों के दरमियान आप कह लें कि माइंड हुआ है, इसके लिए मूव करना मुश्किल है, तो ये एक दूसरे को इतनी रिपल्शन कॉज नहीं करेंगे। ये जो बॉन्ड पेयर है और जो बॉन्ड पेयर है, इनके दरमियान इतनी रिपल्शन नहीं होगी जितनी ये रिपल्शन कॉज करेंगे। उसकी वजह क्या है? लोन पेयर, कि लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे कॉजेज मोर रिपल्शन। तो सिंपल ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो लोन पेयर रिपल्शन है ये मैक्सिमम होती है। उसकी वजह क्या है? इनकी एनर्जी। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतनी ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे। तो लोन पेयर्स आर मोर एनर्जेटिक, सिंपल आप इसको ऐसे ध्यान में रख लें कि लोन पेयर्स आर मोर एनर्जेटिक एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स आर मोर एनर्जेटिक एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे कॉज मोर रिपल्शन। यानी ये ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं, ये ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, सो दे cause more repulsion and occupy more space around the central atom। हाँ जी, अब इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो गया ये पॉइंट कि रिपल्शन हम किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं? जी सर। सर है? ये ऑक्यूपाई मोर स्पेस वाला पॉइंट मतलब ऑक्यूपाई मोर स्पेस वाले पॉइंट हम यूं कह रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक लोन पेयर डेंसिटी है, तो जो लोन पेयर्स हैं वो ज्यादा मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो सपोज मैं ऐसे कहूँ कि जी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है NH3, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जी लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पहले सिग्मा बॉन्ड की बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक्चुअल शेप ऐसी नहीं है, वो भी हम देखेंगे आगे, और ये तीसरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। और जो लोन पेयर डेंसिटी है ये हम कहते हैं कि ज्यादा आप कह लें कि स्प्रेड आउट हुई हुई है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्प्रेड आउट हुई हुई है, तो इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस। आप समझ आ रही बात? जी सर। ठीक है ना, तो ये क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्प्रेड आउट हो जाती है, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो दिस इज लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर डेंसिटी हो गई, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियाई, तो ये आप कह लें कि ये इतनी जगह ऑक्यूपाई नहीं करते, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। बट पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर जो है दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज दे आर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियाई, तो इनकी एनर्जी जो है वो इनकी ज्यादा होती है। क्लियर हो गई है बात ये? जी सर। जी ठीक है, सर। अच्छा अब देखें, हमने बात की थी CH4 की। तो मैंने आपसे कहा कि जो शेप है डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन कौन से? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो हम फिर दोबारा से CH4 को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। तो CH4 के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर।
So whenever we have 4 sigma plus 0 lone pair, that means total number of electron pair कितने 4 with 0 lone pair. अब ये शेप्स हैं, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको, केसेस हैं डिफरेंट. तो पहला केस क्या है कि इफ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हो, 0 लोन पेयर हो, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी टेट्राहेड्रल. ये जो शेप होगी ये क्या कहलाएगी? टेट्राहेड्रल शेप कहलाएगी. और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होंगे, ठीक है, हमें 2 चीजें याद करनी होती हैं, शेप और बॉन्ड एंगल्स. तो जो बॉन्ड एंगल्स होंगे दैट वुड बी 109.5 डिग्रीज. ये 3 डायमेंशनल शेप होगी और इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्रीज का. तो ये जो हम शेप बनाते हैं ये बेसिकली किस टाइप की होगी? लेट्स से ये कार्बन है, इसके साथ ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन. ये याद होगा हम जिस तरह से डायमंड की शेप बनाते थे. तो ये बेसिकली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है जिसमें ये 4 कार्बन इस तरह से अरेंज होते हैं. तो अब इसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मेरी शेप में लग रहा होगा शायद अलग अलग बॉन्ड एंगल्स हैं, बट एक्चुअल जो 3 डायमेंशनल शेप बनेगी उसमें चारों बॉन्ड एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं. और कितने हैं? 109.5 डिग्रीज. तो ये आपको याद रखना है कि इसमें चारों बॉन्ड एंगल्स जो हैं, यानी whenever we have 4 electron pairs around the central atom and all the 4 electron pairs are sigma electron pairs with 0 lone pair, then shape of the molecule will always be tetrahedral and bond angle will be 109.5 degrees. समझ आ रही बात? जी सर. ठीक है. अब ये सिर्फ CH4 के लिए नहीं है. This is for all those molecules in which central atom is surrounded by 4 electron pairs. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड हो एंड ऑल द 4 आर बॉन्ड पेयर विद 0 लोन पेयर. तो ये सबके लिए आगे चल के हम और बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स लेंगे. फिलहाल मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. तो ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाएगी. अच्छा, इसमें बताएं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4? sp3, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4. सो इन दिस शेप कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. चले, ये पहली शेप हो गई. अब आ जाए जरा, इसी में हम दूसरी एक और शेप डिस्कस करते हैं. लेट्स से मैं कहता हूं कि जी अमोनिया. ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3. ठीक है. अब अगर हम इसमें काउंट करें तो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 और एक लोन पेयर है. तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें तो 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है प्लस 1 लोन पेयर है. तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ भी 4 ही बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि नाउ वी हैव 1 लोन पेयर. ठीक है. ऊपर मीथेन के केस में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे बट विद 0 लोन पेयर. लेकिन अमोनिया में नाउ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट आउट ऑफ दोज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1 इज लोन पेयर. And we know this thing कि lone pair occupies more space, it causes more repulsion. तो अब ये जो lone pair है ये क्या करता है? देखें, इसमें जो एक्चुअल शेप है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्चुअल शेप क्या है? एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल शेप. टेट्राहेड्रल. ठीक है. एक्चुअल ज्योमेट्री यही है जो हमने यहाँ पढ़ी. दिस इज द एक्चुअल ज्योमेट्री फॉर व्हेनेवर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो जो actual geometry होगी that would be tetrahedral arrangement. But due to the lone pair की वजह से क्या होगा कि repulsion will increase. यानी सिंपल हम ये कहते हैं कि यहाँ पे the actual geometry is tetrahedral, but due to the presence of lone pair, the repulsion to the bond pairs will increase. And देखिए, हम जब भी बॉन्ड एंगल निकालते हैं ना, तो मतलब ये ध्यान में रखिएगा कि लोन पेयर इट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बट व्हेनेवर वी काउंट द बॉन्ड एंगल वो हमेशा बॉन्ड पेयर्स के दरमियान निकलता है. ठीक है. आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल नहीं देखेंगे, आप ये एंगल नहीं देखेंगे, नो. ठीक है. आप 2 एटम्स के दरमियान का एंगल देख रहे होते हैं और वो होगा बॉन्ड पेयर्स के दरमियान. ठीक है. तो ये चीज ध्यान में रखें कि एंगल जो निकलता है वो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान निकलता है. ठीक है. तो हम कह रहे हैं द रिपल्शन टू बॉन्ड पेयर विल इंक्रीज एंड ड्यू टू दैट
bond pairs will move slightly closer to each other. ठीक है, तो क्या होगा कि लोन पेयर जो है ये जरा ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा, और जिसकी वजह से, यानी सपोज हमारे पास ये सेंटर में नाइट्रोजन है, अब यहाँ पे एक्चुअल जो है वो आप कह लें कि ये इस तरह से थे। लेट सपोज ये हमारे पास 104, यानी आपने कहा जी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो एक्चुअल ज्योमेट्री थी वो इस टाइप की थी कि यहाँ पे इन बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5। लेकिन हमने कहा कि जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करता है, इसको भी रिपेल करता है, और क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में है तो ये इस तरफ से इसको भी रिपेल कर रहा होता है। ठीक है, तो जब ये हर तरफ से रिपल्शन मिलती है तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर हैं इनके दरमियान रिपल्शन कम है, लोन पेयर इनको ज्यादा रिपेल करता है, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे मूव स्लाइटली क्लोजर टू ईच अदर, ये स्लाइटली क्लोज मूव करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ 109.5, ठीक है, ये एंगल चेंज हो जाता है और ये आ जाते हैं लेट से यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 109.5, थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड एंगल बन जाता है दिस बिकम्स 107, अराउंड 107 डिग्रीज। ठीक है, तो 109 की जगह पे एंगल कितना हो जाता है, 107 का, यानी ड्यू टू वन लोन पेयर क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 1 लोन पेयर, तो शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, एंड इंस्टेड ऑफ 109.5 बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107 का हो जाता है, और ये जो शेप कहलाएगी दिस वुड बी, यानी व्हेन वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 1 lone pair, the shape of the molecule will be pyramidal shape, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, दिस वुड बी कॉल्ड पिरामिडल शेप, और एंगल जो है बॉन्ड एंगल्स कितने हो जाएंगे, 107 डिग्रीज। तो ये कुछ शेप जो है वो इस टाइप की, ऐसे पिरामिड टाइप की शेप बन जाएगी। ठीक है, हम जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनकी शेप देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक पिरामिड बना दिया, वैसे एक्चुअल आपने वही बनाना है, ये जो हमने रेड से बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब हर तरफ से जो एंगल आपको मिलेगा 107 एंगल, तो ड्यू टू दैट लोन पेयर शेप डिस्टर्ब हो गई, इंस्टेड ऑफ 109 अब एंगल्स कितने हो गए, 107, और ये जो शेप होगी ये क्या कहलाएगी, पिरामिडल शेप। सो व्हेनेवर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 1 लोन पेयर, सो इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल वी गेट पिरामिडल शेप, जिसमें एंगल कितना होगा, 107 का एंगल होगा। चारों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं विद 1 लोन पेयर, तो पिरामिडल शेप होगी। हाँ जी, समझ आई ये बात? जी सर, क्लियर है। सबको क्लियर है? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, अब पहले तो आप डिसाइड करें कि वाटर में जो सेंट्रल एटम है, वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं जी? सर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जी ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और क्योंकि ये ग्रुप 6 का है 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसमें 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स, प्लस 2 लोन पेयर्स। 2 sigma plus 2 lone pair, that means कि sum of electron pairs is 4, but 2 of them are lone pairs। तो अगर आप देखें ये भी 4 की ज्योमेट्री है, तो एक्चुअल एंगल यहाँ पे भी यानी जो भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी तो उसमें बॉन्ड एंगल्स कितने होने चाहिए, whenever we have 109.5। 109.5। ठीक है, बट ड्यू टू द रिपल्शन कॉज्ड बाय 2 लोन पेयर्स, अब यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, तो दे वुड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, दे रिपेल मोर। ठीक है, एज हम सिंपल कह सकते हैं कि एज 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, so they cause more repulsion and occupy more space।
ठीक है जी, as two lone pairs are present, so they cause more repulsion and occupy more space. So ये जो lone pairs हैं, they would cause more repulsion. ये ज्यादा जगह occupy करेंगे, and due to that, bond pairs will move close to each other. Bond pairs will move even more close to each other. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर 107 हो गया था। तो अब क्योंकि दो लोन पेयर्स आ गए हैं, तो व्हेन टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, तो हम इसको 2D में इस तरह से शेप ड्रॉ करते हैं कि दीज आर टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप क्या है, तो इसमें ये दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से बेंड शेप में है, और इसके साथ दो लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स को हम इस तरह से शो कर देंगे। तो ये जो शेप है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स होंगे ये 107 से कम होके दैट वुड बी अराउंड 104.5 डिग्रीज, एंड दिस शेप वुड बी नोन एज बेंट शेप। ठीक है, ये जो शेप है ये क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज बेंट शेप, और एंगुलर शेप भी कहलाती है ये, ऑल्सो नोन एज एंगुलर शेप और वी शेप। ठीक है, आप इसको बेंट शेप भी कह सकते हैं, एंगुलर शेप भी कह सकते हैं, और वी शेप भी कह सकते हैं। और जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ठीक है, एंगल हमने यहाँ पे देख लिया कि एंगल वुड बी बिटवीन बॉन्ड्स, एंगल वुड बी 104.5 डिग्रीज। सो ये जो मतलब बेंट शेप या एंगुलर शेप क्या हो गई कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं प्लस 2 लोन पेयर्स हैं। सो अगर चारों बॉन्ड पेयर्स हो तो टेट्राहीड्रल शेप होगी, 104.5 डिग्रीज का एंगल होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो पिरामिडल शेप होगी, और अगर 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो बेंट शेप होगी, या आप कह सकते हैं एंगुलर शेप होगी। हाँ जी, ये समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। सबको क्लियर है? हाँ जी, ये शेप सबको क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ऐसा कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये देखें, ये बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ ये 3 ज्योमेट्रीज हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस की। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि चौथा केस क्या हो सकता है। यानी हमने 3 केसेस डिस्कस किए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए, कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर्स। एक बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। ठीक है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ देखा कि चारों बॉन्ड पेयर्स हो with 0 lone pair, tetrahedral shape, 3 bond pairs with 1 lone pair, pyramidal shape, 2 bond pairs with 2 lone pairs, band shape. अब let's suppose if we have 1 bond pair. अच्छा, इसको तो वैसे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉन्ड पेयर है, आप बॉन्ड एंगल निकालते हैं। बॉन्ड एंगल मतलब 2 बॉन्ड्स होने चाहिए आपके पास। तो जब बॉन्ड ही एक है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये लीनियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। 1 बॉन्ड पेयर वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे दे विल ऑल बी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जी HCl है। ठीक है, HCl जो है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर हम Cl, वैसे तो यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम नहीं है, बट लेट्स से अगर हम Cl को देखें तो Cl के केस में क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर्स हैं। तो जब भी एक बॉन्ड पेयर होगा, फिर चाहे कितने भी लोन पेयर हो, बट इफ यू हैव ओनली 1 बॉन्ड पेयर, सो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या कहलाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और यहाँ पे हम कोई बॉन्ड एंगल नहीं देखेंगे, क्योंकि देयर इज ओनली 1 बॉन्ड। जी, समझ आ रही है बेटा बात? तो शेप्स जो है वो हम शेप डिसाइड करने के लिए एटलीस्ट वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स। क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। ठीक है, चलें। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ। अब लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल देता हूँ। लेट सपोज ऐसे कि जी इफ वी हैव बेरिलियम या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सर 3 सिग्मा और 1 लोन। 3 सिग्मा और 1 लोन। नहीं सर, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, लोन पेयर्स नहीं होंगे। हाँ, 3 सिग्मा क्यों होंगे, लोन पेयर क्यों नहीं होगा? सर 5 होता है ना, तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। बिल्कुल, बोरॉन जो है ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब बोरॉन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन है
तो इट वुड बी बॉन्डेड टू 3 फ्लोरीन एटम्स। तो ये 3 फ्लोरीन एटम्स आ गए, ठीक है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया और एक इधर शेयर कर लिया। तो इसका मतलब अब बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट हैज शेयर्ड ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है। तो ये जो शेप कहलाएगी, यानी अब तक हम 4 की ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, अब ये 3 बॉन्ड पेयर्स की ज्योमेट्री है। सो इफ वी हैव इन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑल 3 आर सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर, तो ये जो शेप है ये क्या कहलाएगी? दिस इज नोन एज शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है जी। दीज बॉन्ड पेयर्स विल रिपेल ईच अदर टू मैक्सिमाइज दी स्टेबिलिटी। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये स्पेस में जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएंगे। तो जो एक्चुअल शेप होगी BF3 की, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब इसमें बताएं बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? 3। नहीं, बॉन्ड एंगल होगा क्या ये तो बताएं। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 107। 107? नहीं नहीं, वो तो पिरामिडल का एंगल था ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर था। ये शेप देख के डिसाइड करें ना, हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन आप शेप देखें और मुझे बताएं, प्रिडिक्ट करें क्या हो सकता है बॉन्ड एंगल। तो 360 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा आंसर? 120। 120 डिग्री, क्योंकि प्लेनर शेप है ना बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं दिस वुड बी 120 डिग्रीज, ठीक है जी। ये 2 डायमेंशनल शेप है, तो ये 120 डिग्रीज का जो है वो एंगल होगा, ऑल 3 एंगल्स वुड बी 120। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में जो एंगल होगा दैट वुड बी 120 डिग्रीज, ठीक है जी। सो दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 0 लोन पेयर, क्लियर है? अब इसी में एक और केस देख लें। लेट सपोज मैं कहता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड। चलो जी, SO2 में आप डिसाइड करें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, सो 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लोन पेयर होगा। 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 1 लोन पेयर होगा जी। और किसी ने डिसाइड किया बेटा? जी सर, ड्रॉ दो किया? बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। बेसिकली SO2 का जो स्ट्रक्चर है इसको हम आगे डिटेल में लुईस स्ट्रक्चर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाएंगे। फिलहाल मैं इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप देख लें। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज मेकिंग, क्योंकि देखिए सल्फर जो है ये सेंट्रल एटम है, अगर हम इसको इस तरह देखें, सल्फर सेंट्रल एटम है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब इट इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद सल्फर, और यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है। अब सल्फर जो है ये ग्रुप 6 का है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर दिया। इसका मतलब स्टिल इट वुड हैव अ लोन पेयर अवेलेबल। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसका मतलब ईच ऑक्सीजन वुड हैव 2 लोन पेयर्स अवेलेबल। जी, सही बनाया मैंने स्ट्रक्चर? समझ आ रहा है ये? जी जी सर। सर। ठीक है जी। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर्स हैं, याद रखें वी ओनली काउंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने काउंट ही नहीं करने, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है, स्टिल वी काउंटेड अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हम इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे और लोन पेयर 3, ठीक है। शेप में हम पाई बॉन्ड्स को कंसिडर ही नहीं करते, तो वी हैव 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पे ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा ट्राइगोनल होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, बट बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर है एंड लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्शन, सो ड्यू टू दैट रिपल्शन ये जो डबल बॉन्ड्स होंगे, या आप कह लें कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं, दे दे गेट बेंडेड, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से बेंड हो जाएंगे और ये 2 ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, और ये इसके पास है। तो जो लोन पेयर है इट रिपेल्स दी बॉन्ड पेयर्स
लोन पेयर रिपेल द बॉन्ड पेयर्स, और एक्चुअल जो एंगल था बॉन्ड पेयर्स के दरमियान वो 120 होना चाहिए था इफ ऑल थ्री आर बॉन्ड पेयर्स, बट ड्यू टू दैट लोन पेयर द बॉन्ड पेयर्स मूव क्लोज टू ईच अदर, bond pairs move close to each other and bond angle decreases. ठीक है, उससे क्या होगा, move close to each other and bond angle decreases. ठीक है, bond angle क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो actual angle कितना होना चाहिए था, 120, but now the new angle would be 117 degrees. ठीक है जी. तो इस लोन पेयर की वजह से इंस्टेड ऑफ 120 डिग्री, नाउ दीस टू ऑक्सीजन एटम्स वुड बी 117 डिग्रीज अपार्ट. और ये जो शेप होगी 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दिस वुड बी, ये जो शेप होगी अगेन वी कॉल इट बैंड शेप. यानी आप सिंपल याद रख ले कि व्हेनेवर वी हैव 2 सिग्मा, जब भी हमारे पास 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, फिर लोन पेयर कितने भी हो, अगर 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है विद लोन पेयर्स, वो चाहे लोन पेयर 1 हो या 2 हो या 3 हो, बट इफ वी हैव 2 सिग्मा, तो देन द शेप वुड बी बैंड शेप, और वी कैन कॉल इट एंगुलर शेप और वी शेप. ठीक है, तो ये भी बैंड शेप कहलाएगा. अब ये बैंड है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, इस वजह से इसका जो एक्चुअल एंगल था वो 120 था, बट ड्यू टू दैट लोन पेयर इट डिक्रीजेस टू 117. तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो बैंड शेप था उसका एंगल था 104, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो बैंड शेप है इसका एंगल है 117. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये बैंड शेप मॉलिक्यूल कहलाएगा, वी शेप मॉलिक्यूल कहलाएगा, और इसमें दोनों बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है दिस इज 117 डिग्रीज, अराउंड 117 डिग्रीज. जी बेटा, बात समझ में आ रही है? ये इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है. सबको क्लियर है, समझ आ रही है बात? कितनी शेप्स हो गई टोटल, कितनी शेप्स पढ़ ली आपने? हाउ मेनी शेप्स हैव वी 4. डिस्कस्ड? 4 हो गई या 4 से ज्यादा है? टोटल शेप्स कितनी हो गई? 6 हो गई. नहीं नहीं नहीं, टोटल 5 शेप्स है. देखिए, 3 हमने डिस्कस की हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली, टेट्राहीड्रल, पिरामिडल और बेंट शेप. फिर 2 हमने डिस्कस की हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली, ट्राइगोनल प्लेनर और बेंट शेप. बेंट यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का बेंट शेप. तो ये टोटल 5 शेप्स हो गई. समझ आ रही है बात? जी सर. ठीक है जी. अच्छा, अब ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन. और कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद कार्बन एटम. तो ये आपके पास सेंट्रल एटम आ गया. ये दोनों ऑक्सीजन के 2-2 लोन पेयर. ठीक है. नाउ इफ वी आस्क जी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड दी सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 2. 2 बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड 0 पेयर्स. लोन ठीक पेयर. है, क्योंकि हमने पाई बॉन्ड काउंट ही नहीं करना, तो सिंपल 2 बॉन्ड पेयर्स हैं विद 0 लोन पेयर. तो जब भी 2 बॉन्ड पेयर होंगे विद 0 लोन पेयर, तो एंगल Band कितना shape. बनेगा? नहीं 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 170. नहीं नहीं बेटा, वो मैंने कहा था कि जब लोन पेयर्स हो साथ में, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 2 3 4 लोन पेयर्स. अब यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, 0 लोन पेयर्स. तो जब ये दोनों बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये मैक्सिमम कितना दूर जाएंगे एक दूसरे से? 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीज पे. ठीक है जी. तो जब सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 0 लोन पेयर होगा, तो वो मतलब जो बेंट था दैट वाज ड्यू टू लोन पेयर. अब लोन पेयर तो है ही नहीं ना, हमने कहा था कि 2 बॉन्ड पेयर हो, फिर लोन पेयर कितने भी हो बेंट शेप कहलाएगी. बट इफ वी हैव ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, तो दे वुड बी 180 डिग्रीज अपार्ट. ठीक है, ये कितने दूर चले जाएंगे? 180 डिग्रीज अपार्ट होंगे. दे वुड बी 180 डिग्रीज अपार्ट. और ये शेप क्या कहलाएगी? स्ट्रेट लाइन या लीन. लीनियर शेप. ठीक है, ये कहलाएगी लीनियर शेप. और इसमें एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज. बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल कितना है? 180 डिग्रीज का एंगल है. ठीक है जी. तो ये आपके पास टोटल जो हमने मतलब जो बेसिक शेप्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली. ठीक है. अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स आपसे पूछता हूँ. आपने शेप प्रिडिक्ट करनी है, आपने मुझे शेप बतानी है कि इसकी शेप क्या होगी. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी phosphorus trichloride, what would be the shape of this molecule? Phosphorus trichloride, PCl3.
शेप एंड बॉन्ड Pyramidal. एंगल्स, शेप एंड बॉन्ड एंगल सबने आंसर करना है भाई। हाँ जी, व्हाट वुड बी द शेप एंड बॉन्ड एंगल्स इन सर pyramidal होगा और 187 एंगल होगा। पिरामिडल शेप होगी और 107 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा। जी, सबको क्लियर है ये? जी सर। हेमन बेटा, आपको भी समझ आ रही है बात? क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास PCl3 में सेंट्रल एटम क्या है? फास्फोरस, और इसके साथ 3 क्लोरीन। ठीक है जी, 3 क्लोरीन है, और क्योंकि फास्फोरस ग्रुप 7 का है। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा, एक सर कॉल आ ग्रुप रही है। 5 का है। जी जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बस। हाँ जी बेटा, तो फास्फोरस जो है ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिए क्लोरीन्स के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे एज अ लोन पेयर। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड। सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए विद 1 लोन पेयर। तो शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल शेप। तो एक्चुअल जो PCl3 की शेप होगी, ये कुछ इस टाइप की शेप होगी। एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, और ये तीसरा क्लोरीन, और ये एक लोन पेयर। तो ये इस टाइप का एक पिरामिडल शेप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? ये पिरामिडल शेप हो गई, पिरामिडल शेप, और एंगल जो है वो 107.5 या 107 डिग्रीज आप कह दें। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही मैं लेट सपोज कहूँ कि जी अमोनियम आयन NH4 प्लस, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अमोनियम आयन। टेट्राहेड्रल। टेट्राहीड्रल शेप होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल है कि नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। तो इसका मतलब टेट्राहीड्रल शेप, और एंगल जो है वो 109.5 डिग्रीज का होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, हमें मालूम है 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसने डेटिव बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन को अटैच किया है। तो ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर। तो व्हेन वी हैव ऑल 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर, तो शेप क्या कहलाएगी? टेट्राहीड्रल शेप कहलाएगी। एंगल 109.5 डिग्रीज का होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ी सी जरा मुश्किल शेप लेकर आते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि जी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। जी, नाइट्रेट आयन की शेप आपने प्रिडिक्ट करनी है। सर ट्रायंगुलर शेप होगी। जी बेटा, क्या शेप होगी? सर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल प्लेनर। जी सर। सर नहीं, स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉप किया है। तो फिर कैसे फाइंड आउट किया आपने शेप? सर मुझे लगता है कि नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा। एक ऑक्सीजन ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसके ऊपर माइनस साइन है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि नाइट्रोजन ने 2 ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया हुआ है? डबल बॉन्ड। हाँ, और एक के साथ सिंगल बॉन्ड। अच्छा, चले, ये हमने 2 डबल बॉन्ड बना दिए, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये स्ट्रक्चर कह रही हैं आप? जी सर। अच्छा, इसमें आप काउंट करें, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6, 8, 10। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी? 10। क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है? नहीं। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखिए, अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, मतलब सपोज मैं कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन और हीलियम ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं। देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, दे कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकते। मतलब ये ऑक्टेट रूल को
डिफाइन नहीं कर सकते, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। दीज एलिमेंट्स कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, ठीक है। आगे चल के अभी हमने ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेते हैं, जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें फॉस्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन के साथ, अभी देखिए इससे पहले हमने एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप देखें तो सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ तो हमने ऐसी बात नहीं की थी, मतलब सल्फर जो है इट कैन होल्ड अप मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Elements of third period and above, they can hold up more than 8 electrons in their valence shell. They can expand their octet. But जो first 2 periods के element हैं, they cannot expand their octet. ये अपना octet expand नहीं कर सकते। कार्बन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ये octet rule follow करते हैं, ये अपना octet expand नहीं कर सकते। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि जी क्यों नहीं कर सकते, why they cannot expand their, अगर फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन आ सकते हैं, अगर सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं रख सकता, क्या वजह है? सर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इतनी अट्रैक्शन नहीं। नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? हाँ जी, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं बेटा? सर 2। 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। सेकंड शेल कैन मैक्सिमम होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं दे ऑल हैव ओनली 2 शेल्स, और सेकंड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। जो थर्ड शेल के एलिमेंट होंगे उनके पास, मतलब थर्ड शेल इन्वॉल्व हो गया तो मतलब 3D आ गया, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। तो वो जो हम ओ लेवल्स में ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि हम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और एनी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड पीरियड दे कैन नॉट देयर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट as they only have two shells, and second shell can maximum hold up to 8 electron। बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। जी, सबको क्लियर है ये? हाँ जी, ये पॉइंट जी क्लियर सर। हुआ है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। एक मतलब आपको ऑर्डर वाइज इस तरह से ध्यान में रखना है कि लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो बेसिक ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहीड्रल, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बेसिक ज्योमेट्री हो गई। अब अगर फॉर एग्जांपल वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 0 लोन पेयर, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 0 लोन पेयर, तो ये जो मॉलिक्यूलर शेप होगी वी कॉल इट, क्या कहलाएगी ये शेप? टेट्राहीड्रल शेप। और एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्रीज। और इसकी एग्जांपल हमने क्या ली थी? CH4 या इस टाइप के कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है। इसको हम जर्नलाइज करते हैं बाय सेइंग कि जी इट वुड बी AX4। अब A जो है ये सेंट्रल एटम है, X जो है वो सराउंडिंग एटम्स हैं, एंड A हैज 0 लोन पेयर एंड टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 के 4 जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो शेप है, इसी में जो सेकंड शेप आ जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 1 लोन पेयर। जैसे अमोनिया में हमने डिस्कस किया था, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 1 लोन पेयर, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बट 4 में से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर होगा। तो ये जो शेप होगी ये क्या कहलाएगी? पिरामिडल शेप, ठीक है। और एंगल इसमें कितना हो जाएगा? 107, क्योंकि हमने कहा था लोन पेयर विल रिपेल मोर, ड्यू टू विच बॉन्ड पेयर्स जो है ये क्लोज आ जाएंगे, और ये जो ज्योमेट्री होगी दैट वुड बी AX3, जिसमें A सेंट्रल एटम होगा, तो इट इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड इट हैज 1 लोन पेयर एज वेल। समझ आ रही है बेटा ये बात? जी सर। ठीक है। इसी तरीके से फिर तीसरा केस क्या था कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो बट 2 ऑफ देम आर लोन पेयर्स। तो इसकी एग्जांपल क्या थी? वाटर, ठीक है, एज वाटर H2O, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन जो है इज मेकिंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद बोथ हाइड्रोजन एटम्स,
and it has 2 lone pairs. Total 4 electron pairs हैं, but 2 lone pairs हैं, so bond pairs will move even closer to each other, and this time the shape would be bent shape or angular shape, or we can call it non-linear shape या फिर V shape. और ये जो ज्योमेट्री होगी that would be AX2, जिसमें A central atom है which has 2 lone pairs. तो ये 3 केसेस हैं फॉर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से फिर अगर हम आ जाए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स with 0 lone pair. If all 3 are bond pairs, for example, boron, trifluoride. So in boron, trifluoride, boron is the central atom. It has 3 fluorine atoms. So it means it has 3 sigma bonds and 0 lone pair. So this shape would be, ये geometry क्या है? Trigonal planar geometry है. Trigonal planar geometry and angle 120 degrees. ठीक है, ये bond angles जो हैं ये 120 degrees के होंगे. And similarly, if we have 3 electron pairs with 1 lone pair, 3 electron pair with 1 lone pair, for example, मतलब कि 2 bond pair हो गए, एक lone pair हो गया, तो इसकी एग्जांपल हमने ली थी सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें सल्फर इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद बोथ ऑक्सीजन एटम्स एंड हैज अ लोन पेयर एज वेल. सो दिस इज 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर. तो ये जो एंगल होगा ये 120 से कम होके 117 डिग्रीज का हो जाएगा. एंड दिस इज द बेंड फॉर प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्रीज. ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था जब भी 2 बॉन्ड पेयर हो विद मल्टीपल नंबर ऑफ लोन पेयर, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो whenever we have 2 bond pairs with some number of lone pairs, so shape क्या कहलाएगी? Shape would be bent or angular shape. और ये जो एंगल हो गया, this is 117 degrees. हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? सर क्लियर है. ठीक है, और लास्ट जो हमने डिस्कस किया था इसमें वो था 2 electron pairs with 0 lone pair. 2 electron pair with 0 lone pair. और इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2. ठीक है जी, तो इन बेरिलियम डाइक्लोराइड, beryllium is the central atom. It has 2 electrons. It will share 2 of its electrons with chlorine. So in total, beryllium has 2 electron pairs, 0 lone pairs. So this would be a linear shape, and angle would be 180 degrees. These 2 bond pairs would be 180 degrees apart from each other. So ये टोटल 6 शेप्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. ठीक है, तो अब ये है कि मैं आपको कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देता हूँ, आपने शेप जो है वो प्रिडिक्ट करनी है. ठीक है, 3 चीजें हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे: शेप, बॉन्ड एंगल एंड हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो लेट सपोज इफ आई आस्क जी हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O+, what is the shape of hydroxonium ion, bond angles and hybridization? सर शेप होगी, बेंट होगी, 117 एंगल होगा. नहीं, 117 एंगल नहीं होगा. हाँ जी, चलें इसको देखें. हाइड्रोक्सोनियम आयन है, सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3. हाँ ठीक है जी, पिरामिडल शेप है, पिरामिडल शेप है ये. हाइड्रोक्सोनियम आयन है, 3 हाइड्रोजन है, और इसके बाद ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बच गए? क्योंकि हमें पता है इस शेप में ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर किया है, और एक ये डेटिव बॉन्ड बनाया है, और उसके बाद इसके पास 1 लोन पेयर बच गया. ठीक है, तो दिस इज द शेप ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन. तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर. ठीक है, ये एक लोन पेयर है, तो ये टोटल 4 हो गए. 3 + 1 दैट वुड बी इक्वल टू 4. ठीक है, एंड बिकॉज ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं विद 1 लोन पेयर, तो जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे विद 1 लोन पेयर, सो दैट मीन्स शेप क्या हो जाएगी? दैट वुड बी, अभी हमने पढ़ा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 1 लोन पेयर, दैट इज पिरामिडल शेप, और एंगल 107 जी 107 डिग्रीज का हो जाएगा. तो दिस इज पिरामिडल शेप, पिरामिडल shape
और एंगल जो है ये 107 डिग्रीज का। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ऑक्सीजन की? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज टोटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी आपको अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने, और सिग्मा प्लस लोन पेयर तो 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी इलेक्ट्रॉन पेयर आपने काउंट कर लिए, देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जी ये क्लियर है बेटा सबको? जी सर। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल लें। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी शेप, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। अच्छा इसमें अब ऐसा है कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। मतलब कोई भी अननोन मॉलिक्यूल, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं जिनकी शेप्स आपको याद हो जाएंगी, स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, CH4 का आपको मालूम है, वाटर का मालूम हो गया, अमोनिया का मालूम हो गया। बट लेट्स से इफ वी हैव an unknown molecule, if we get an unknown molecule or I, so how to find out the shape of bond angles easily? ठीक है, आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जरा आप एक दफा देख लीजिए। जैसे अब नाइट्रेट हमने कभी इस किस्म के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किए, तो लेट सपोज अगर मुझे कोई न्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तो इसका सबसे आसान तरीका है, मतलब इसको कुछ आप सर स्टेप्स में, सिंपल स्टेप्स। जी बेटा, जी क्या कह रहे हैं बेटा, बोले बताइए जी। सर, इसका ट्रायंगुलर प्लेनर होगा इस NO। जी ये बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ठीक है, और मैं जरा इसको थोड़ा सा स्टेप्स में ब्रेक करके जो है वो आपको बता देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है इसमें, आप इसको स्टेप्स में सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या करें, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपका स्ट्रक्चर है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट में, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में 5, ग्रुप 5 का है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई बाय 3, और क्योंकि माइनस का चार्ज है तो उसमें एक ऐड कर दें, +1। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 24। स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ बात? जी सर। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जो सेंट्रल एटम है इसको सेंटर में रखें, नाइट्रोजन, और इसके साथ 3 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन सबके साथ एक एक बॉन्ड तो बना रहा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बट वी नो कि जी नाइट्रोजन एटलीस्ट एक एक बॉन्ड तो बनाएगा सबके साथ। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर आप काउंट करें तो 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें कितने करने? 24। अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे जो नॉन सेंट्रल एटम्स हैं, यानी ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आप सिंपल इसमें फिलिंग शुरू करेंगे, 3 4, यानी ये 6 हो चुके हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बना लिया, 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपने सिंपल ये देखना है कि ये शेप करेक्ट है या रॉन्ग है, क्या इसमें, मतलब हमने इसको सिंपल, अच्छा अगर सिर्फ आपको शेप प्रिडिक्ट करनी है ना तो यहाँ से भी शेप आ जाएगी, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखें, मैंने लास्ट टाइम आपसे एक बात की थी, हाँ जी, ये कि ये जो फर्स्ट 2 पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट 2 पीरियड है, हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट 2 पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज ओबे ऑक्टेट रूल, एंड स्पेशली दीज 4 एलिमेंट्स, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना मस्ट है। ठीक है, तो अब आप अपने स्ट्रक्चर में देखें कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन को काउंट करूं तो 2 4 6 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट अगर हम नाइट्रोजन के लिए काउंट करें तो 2 4 6, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, यानी ये सिंपल ट्रिक है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की। ठीक है, पहले आपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, फिर स्ट्रक्चर बना लिया। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऑक्सीजन से, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल हैं, तो किसी भी एक ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हटाएं एंड कन्वर्ट दैट लोन पेयर इनटू बॉन्ड पेयर, उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दें। अब अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 2 4 6 8, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बाकी सबका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम फॉर नाइट्रेट आयन, और क्योंकि ये चार्ज है तो इसके ऊपर हम ऐसे -1 चार्ज लगा देंगे। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर नाइट्रेट आयन। अब आपने शेप प्रिडिक्ट करनी है, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लें। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि हम काउंट ही नहीं करते, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये 1 ही काउंट होगा। हम सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं, तो 1 2 3, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 0 लोन पेयर। तो दैट मींस शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और एंगल क्या होगा 120 डिग्रीज। जी समझ आई है बेटा ये बात? जी जी सर। ठीक है जी, सबको क्लियर है? सर जी नाइट्रोजन के आउटर शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 बॉन्ड्स कैसे बना सकते हैं? नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ जी, क्या कह रही हैं बेटा आप? सर हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ पे वो 4 क्यों बना रहा है? हाँ अच्छा, अब देखें इसका मैं आंसर करता हूँ, बट आप पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर आपके क्वेश्चन पे भी आते हैं। sp2 sp2 एस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी आपने क्या काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर है ही नहीं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो दैट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाइट्रेट आयन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, के नाइट्रोजन इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन, और ये इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, जिसमें ये एंगल बना रहा है 120 डिग्रीज का। ठीक है, आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। आपने कहा कि जी नाइट्रोजन तो ग्रुप 5 का एलिमेंट है, ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो अब ये 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है? ठीक है, तो पहली बात तो एक चीज को अपने ध्यान में रखें कि इस किस्म की जस्टिफिकेशंस जो हैं वो पेपर में आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रख लें, मैं भी आपके आंसर पे आता हूँ, लेकिन इसको पहले ये क्लियर कर लें अपने माइंड में कि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है। वी जस्ट हैव टू गिव द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, दैट्स इट। ठीक है, इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि जी नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड कैसे बना लिए, ये तो ग्रुप 5 का, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा, मतलब आपको क्लियर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है नाइट्रोजन, ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन, सॉरी ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर ऐसे ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, अब देखें नाइट्रोजन, अब इस देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्लेन दिस बॉन्डिंग कि ये किस तरह से बन रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके जो है वो शो कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप यूँ सोचें कि ये नाइट्रोजन ने डेटिव बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी है ना कि ऑक्सीजन तो ग्रुप 6 का है, तो अगर इसने एक बॉन्ड बनाया है तो इसका तो एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो बाकी 5 को इसमें चाहिए, 6 कैसे हैं? तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि जी नाइट्रोजन इज मेकिंग अ डेटिव बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो इसने अपना एक लोन पेयर यहाँ शेयर कर लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज कर लिए, उसके बाद यहाँ भी ये एक डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज कर लिया, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये भी डेटिव बॉन्ड है और ये भी डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, जो 5वां एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, तो ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 इसने यहाँ शेयर किए हैं, 2 यहाँ शेयर किए हैं और एक यहाँ दिया, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के 6 हमें नजर आ रहे हैं, इसके भी 6 नजर आ रहे हैं। अब बाकी बात रहेगी, ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन, इट इज शेयरिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विद नाइट्रोजन, इसका मतलब इसके पास कितने बचने चाहिए, 5 बचने चाहिए। हमें कितने नजर आ रहे हैं, 4, 2 और 2 4, तो ये इसका 5th इलेक्ट्रॉन है, 5th इलेक्ट्रॉन। अब आप कहें जी ये दूसरा, मतलब ये बेसिकली ये डेटिव बॉन्ड है जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, और इस डेटिव बॉन्डिंग में दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, एक तो ऑक्सीजन का है, दूसरा ये जो इसके ऊपर -1 चार्ज है, मतलब इसने एक गेन किया हुआ है, तो वो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन भी इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो ये डेटिव बॉन्डिंग हो रही है, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। समझ आई ये बात ये बेटा? जी सर। जी सर। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? अब ये इस किस्म की जस्टिफिकेशन पेपर में किसी ने नहीं मांगनी। और दूसरा याद रखें, मैंने आपसे कहा था कि डेटिव बॉन्ड
और कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें सिर्फ बनने का फर्क है, बट वंस दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेटिव बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज मतलब आप सिंपल कह लें कि देयर इज नो वे कि वी कैन आइडेंटिफाई कि विच ऑफ दीज बॉन्ड्स आर डेटिव बॉन्ड और विच ऑफ दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म थ्रू डेटिव बॉन्डिंग एंड विच आर फॉर्म थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है, दे वुड रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है, तो देयर इज नो वे, मतलब आप बता ही नहीं सकते कि इसमें से कौन सा डेटिव बॉन्ड है कौन सा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो दैट्स व्हाई हम स्ट्रक्चर में इस चीज को मेंशन ही नहीं करते कि ये डेटिव बॉन्ड है या ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ, जहाँ क्वेश्चन डेटिव बॉन्डिंग का होगा वहां हम एरो ड्रॉ करते हैं, जस्ट ये शो करने के लिए कि हमें मालूम है ये डेटिव बॉन्ड है। अदरवाइज जहाँ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होगा वहां आप इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, अदरवाइज इसका आपके सिलेबस से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? जी सर आप एक और एग्जांपल दें कि हम अब सॉल्व करें। अच्छा चलें, एक और एग्जांपल लें आप। कार्बोनेट आयन CO3 2- और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फेट आयन SO4 2-। ये 3 एग्जांपल्स दे दी आपको। एक और कर लें, Cl2O। अच्छा बेटा, अब देखिए मैं आपको के रिस्पॉन्स आ गए, अब मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मोस्टली जैसे कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर सबने ड्रॉ किया है और सही ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको समझनी है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं इसको आपके सिलेबस से जरा हट के डिस्कस करूंगा, ताकि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बनाने को आए तो आप इजीली बना सकें, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाके जरा देखते हैं, ऑल्दो इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है आपके सिलेबस के उससे, लेकिन फिर भी जस्ट ये है कि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको, उसके लिए मैं जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन CO3 2-। अब कार्बोनेट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 + 6 × 3 + 2, क्योंकि -2 है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर में कार्बन, ऑक्सीजन, 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 ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बट अब अगर स्टिल हम देखें तो ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑक्सीजन का लोन पेयर हटा के और उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो आपने कहा जी ये कार्बोनेट आयन है, इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, -2, ठीक है। और इसकी शेप क्या हो गई, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं विद 0 लोन पेयर, तो दैट मीन्स के ट्राइगोनल प्लेनर शेप है और एंगल्स 120 डिग्री के हैं। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ये स्ट्रक्चर? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो आपने स्ट्रक्चर भेजे हैं, इसमें मतलब शेप तो आपने सही आइडेंटिफाई कर ली है, मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ शेप का होगा या बॉन्ड एंगल्स का होगा तो वो आपने सही बताया है। बट अगर क्वेश्चन ये होगा कि ड्रॉ दी डॉट्स एंड क्रॉस डायग्राम और ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो वो गलत बनाया है, ठीक है। सिर्फ एक जो है वो सही स्ट्रक्चर आया है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से इन्होंने बनाया, बट अभी आपने मुझे बताना है कि आपने किस तरह से इसको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, ठीक है जी, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स काउंट की जाए तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + ऑक्सीजन 6 × 3 18, 18 + 6 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगेन अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे तो 1 एक एक बॉन्ड बना दिया आपने, 2 और 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। ये आपने 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, ये हमने इसको चेक करना, मतलब यहाँ से आपने मोस्टली बच्चों का जो स्ट्रक्चर आया वो यहाँ तक का है, ये SO3 बनाया है और इसमें से आप शेप सही आइडेंटिफाई कर लेंगे, मतलब यहाँ तक अगर आपने बना लिया तो आपको शेप पता लग जाएगी।
शेप क्या है इसकी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और एंगल जो है वो इसमें 120 डिग्रीज का है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, तो ये शेप तो आपने सही प्रिडिक्ट कर ली है, बट अगर क्वेश्चन होता स्ट्रक्चर का कि हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास आया जिसमें आपने डबल बॉन्ड बनाए हैं। अब मुझे ये बताएं, ये आपको कैसे पता लगा कि जी इसमें डबल बॉन्ड लगेगा? सल्फर 6 बॉन्ड्स बनाता है इसलिए। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक तो चले आपने इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया कि जी सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो आपने कहा कि जी 3 बॉन्ड बना रहा है अभी, लेकिन लाजमी तो नहीं, इससे पहले जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखा था, हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था ना हमने, ये पहले बनाया था। हाँ ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने 6 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, वैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, बट अब इस स्ट्रक्चर तक पहुंचा कैसे जाए? ठीक है, ये मतलब आपने इसको ये सोच के बना दिया कि जी ये 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए आपने डबल बॉन्ड बना दिए, बट इसका जो एक्चुअल जो आप कह लेंगे वे है टू आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी बॉन्ड्स वुड बी फॉर्म बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, क्योंकि सल्फर जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। अब इसमें आपने सिंपल क्या करना है, करेक्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको छोटी सी मतलब प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, और जिससे ये है कि आपको बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। शुरू में थोड़ी सी ये मुश्किल लगेगी, लेकिन है बिल्कुल आसान। हम क्या करते हैं कि हम इनका इंडिविजुअल चार्ज काउंट करते हैं कि जो जितने भी एटम्स हैं इस वक्त इनके ऊपर चार्ज कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑक्सीजन का चार्ज देखूंगा कितना है, इस ऑक्सीजन का चार्ज देखूंगा, और इस ऑक्सीजन का चार्ज देखूंगा। ठीक है, वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड कैसे करते हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो किसी भी एटम के ऊपर अगर आपने फॉर्मल चार्ज काउंट करना हो तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला, ऑल्दो दिस फॉर्मूला इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, या आप बॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं, सिंपल तो बात एक ही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें गौर से तो ये तीनों एक जैसे ही हैं, तो इन तीनों का फॉर्मल चार्ज सेम ही होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम काउंट करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 6, ग्रुप 6 का है, माइनस इस वक्त इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? स्ट्रक्चर को देख के बताना है आपने। 6। 6। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो 2 ये हैं, 4 ये हो गए, और 6 ये हो गए, तो टोटल इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर एक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप यहाँ पे बॉन्डिंग पेयर भी लिख सकते हैं, बट मैं इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, आंसर वही आ जाएगा। तो 6 माइनस 6 ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? -1। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है? -1, -1, तीनों का एक जैसे ही फॉर्मल चार्ज होगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद रख सकते हैं कि जब भी ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो, यही हो रहा है ना यहाँ पे, 3 लोन पेयर है, 1 2 3, और एक बॉन्ड पेयर हो, तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा -1। तो हर दफा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखें। अब ऐसे ही सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास भी कितने होते हैं? 6, ग्रुप 6 का है, माइनस नॉन बॉन्डिंग, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस वक्त कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो 0, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3, टोटल 6 हो गए, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? +3। +3। ठीक है जी, तो सल्फर का इस वक्त फॉर्मल चार्ज क्या है? +3। तो अगर आप देखें तो प्लस का 3 और माइनस का 3 ये 0 हो गया, क्योंकि -1 -1 -1
ये -3 हो गया, +3 0, तो आपने कहा जी चार्ज तो 0 है, ये स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। बट अब आखिरी बात आपको इसमें समझनी है, सल्फर जो है, जैसा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट एक्सीड देयर ऑक्टेट, एंड दोज आर पीरियड 1 and period 2 elements, they cannot exceed their octet. But elements like sulfur or phosphorus or chlorine, they can expand their octet. ठीक है जी। सल्फर जो है ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 and above can expand their octet to become more स्टेबल, क्योंकि जब ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करेंगे तो ये और ज्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे, और जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। नाइट्रोजन के लिए प्रॉब्लम है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकता, सॉरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्सीजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकता, उसकी वजह क्या है? इट हैज ओनली 2 शेल्स, सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सिमिलरली विद फ्लोरीन, बट elements of period 3 and above can expand their octet to become more stable. ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करते हैं और ज्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि ये और ज्यादा स्टेबल हो जाए। बिकॉज पीरियड 3 का अगर एलिमेंट है तो उसका मतलब उसमें थर्ड शेल इन्वॉल्व हो गया, और थर्ड शेल मतलब एस भी आ गया, पी भी आ गया और डी भी आ गया। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो एन एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड कैन हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, 18 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं, अगर ये देखते हैं कि जी मजीद बॉन्ड्स बन सकते हैं तो ये मजीद बॉन्ड बनाने की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे इस वक्त अगर हम देखें, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ स्ट्रक्चर को ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो ये बनाया था कि जी ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और इसके बाद तीनों ऑक्सीजन के पास 3-3 लोन पेयर हैं। ये एक स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बाकी सारे आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस है सारी की सारी, ये सिर्फ हम उन एलिमेंट्स के लिए करते हैं जो थर्ड पीरियड या उससे ऊपर है। सेकंड पीरियड के लिए आपको ये सब कुछ फॉर्मल चार्ज वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मल चार्ज निकाला ऑक्सीजन का -1 -1 -1 और ये +3, अब मैं कहता हूँ कि ये मजीद बॉन्ड बना, अब कितने बॉन्ड बना सकता है? जब तक कि इसका फॉर्मल चार्ज 0 ना हो जाए। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए हम इसको सिंपल क्या करते हैं, अब आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, आखिर में बात आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि जी अभी इसके ऊपर जो सेंट्रल एटम है इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है +3। तो मैं इस चार्ज को कम करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? बाय मेकिंग मोर बॉन्ड्स। और नए बॉन्ड कैसे बनेंगे कि जो सराउंडिंग एटम्स के लोन पेयर हैं इनको हटा के तो आप बॉन्ड पेयर्स बना दो, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर। ठीक है, आपने एक लोन पेयर हटाया और एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा आप इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज काउंट करें। अगर हम इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज काउंट करें तो इस वक्त इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? 6 माइनस माइनस का 4 माइनस का 2 6, तो 6 माइनस 6 0। तो देखें इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? जैसे ही आपने इसके एक लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? 0। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। अब ऐसे ही आप सल्फर का काउंट करें। सल्फर के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। जब ये हमने इसको एक लोन पेयर से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 0, और बॉन्डिंग कितने हो गए? अब 2 4 6 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू +2। तो ये +3 से क्या हो गया? +3 से ये +2 हो गया। तो मतलब एक लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करने से एक का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया और एक का फॉर्मल चार्ज +2 हो गया। ठीक है, और अब सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक्सीड कर सकता है, मुझे ये चार्ज 0 करना है। तो अब ये 0 करने के लिए इसका मतलब मैं यहाँ से बराबर वाले ऑक्सीजन से भी एक लोन पेयर हटाऊं और इसको भी कन्वर्ट कर दूं बॉन्ड पेयर में, तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? दिस वुड ऑल्सो बिकम 0। ठीक है, और अब मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको देखें, चलें दोबारा देख लें। अब जो सल्फर का फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी, अब 8 की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं? नाउ देयर आर 2 2 4 6 8 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5, एंड नाउ द चार्ज इज
+1। तो अब ये +2 से क्या हो गया, +1 हो गया। तो मतलब अभी मैं एक बॉन्ड और बना सकता हूँ। अभी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब जो तीसरा ऑक्सीजन रह गया है इसका भी एक लोन पेयर हटा के और इसको कन्वर्ट कर देते हैं बॉन्ड पेयर में। तो अब क्या हो गया, तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 और सल्फर का भी फॉर्मल चार्ज 0। अब अगर आप काउंट करें तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज आएगा 0, 6 माइनस 0 माइनस 12/2, तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो जब सबका फॉर्मल चार्ज, मतलब जहां पे सेंट्रल एटम को बेसिकली देख रहे होते हैं, अगर सेंट्रल एटम, और ये कौन से एलिमेंट्स के लिए, फॉर एलिमेंट्स विच आर अबव पीरियड 2, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 एंड अबव, उनके लिए आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर, अब देखें शेप अभी भी वही है, पाई बॉन्ड तो आपने काउंट ही नहीं करने। तो ये जो फॉर्मल चार्ज आप बैलेंस करने जाते हैं उसमें आप पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, तो पाई बॉन्ड से शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो शेप तो अभी भी वही है। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, this is the actual dot and cross diagram of sulfur trioxide, in which sulfur is making a double bond with each oxygen atom and each oxygen has 2 lone pairs। हाँ जी बेटा, समझ आई ये बात? जी जी सर। सबको क्लियर हो गया ये? अच्छा देखें, अब उसके बाद तीसरा जो था, एक और मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाए सबको। अब सल्फर सल्फेट आयन है, उसके बाद लास्ट में क्लोरीन को भी देख लेंगे, Cl2O। सल्फेट आयन में क्या होगा, SO4 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, सल्फर 6 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू 4 प्लस 2, तो ये कितने हो गए, 24 प्लस 6 30, 32 इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर में सल्फर, इट इज मेकिंग अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच ऑक्सीजन। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट, मुझे पता है सल्फर बिलोंग्स टू, अच्छा शेप तो यहीं से आ गई। शेप क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है विद 0 लोन पेयर, तो ये टेट्रा हेड्रल शेप है, एंगल 109.5, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर आप एक्चुअल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पे जाते हैं तो उसके लिए आपको पता है सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, इट कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम फॉर्मल चार्ज देखेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज मुझे पता है, जब ये 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर बनाता है तो -1 होता है। और अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर? इस वक्त सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या है? +4। +4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के पास? जी सर। हाँ जी 2 है। बताएं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के पास? 6। 6, ग्रुप 6 का है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो ग्रुप आउटर शेल में होते हैं तो 6 होते हैं। माइनस नॉन बॉन्डिंग है इस वक्त इसके पास कोई? 0। कोई नॉन बॉन्ड 0। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 8। 4 6 8। तो नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू +2। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज क्या है इस वक्त? +2। समझ आ रही है बेटा ये बात? सर एक बॉन्ड, एक वो डबल बॉन्ड बनाएगा। नहीं, एक बनाएगा, दो बनाएगा? सर 2 बनाएगा। दो बनाएगा, दो बनाएगा। दो बनाएगा ना, क्योंकि +2 है। +2 एक बॉन्ड बनाएगा तो +2 से +1 हो जाएगा। यानी आपने कहा यहाँ से ये लोन पेयर गया, ये चार्ज हट जाएगा, ये चार्ज हट जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 0 और इस पे चार्ज हो जाएगा +1, एक डबल बॉन्ड से +1। बट स्टिल इसके पास इस वक्त 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज को मैं और मजीद कम कर सकता हूँ। तो मैं एक और लोन पेयर बराबर वाले ऑक्सीजन से हटा के और उसे भी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो चार्ज अगर आप अभी भी देखें तो -1 ओवरऑल चार्ज -2 ही बन रहा है। बट दिस इज द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर सल्फेट इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 6 बॉन्ड्स। ठीक है, तो 6 बॉन्ड्स की वजह से टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, सल्फर कैन अकोमोडेट 12 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज a capacity of 18 electrons in its third shell. So this is the actual dot and cross diagram for sulfate ion. Shape वही रही, एंगल वही रहा, हाइब्रिडाइजेशन वही रही, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर निकल के आ गया। हाँ जी, समझ आ गई ये बात? जी सर। ठीक है, और अब आखिरी जो एग्जांपल थी वो भी देख लें।
Cl2O। अब इसमें देखें सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। अक्सर बच्चे फिर यहाँ पे भी जो है फॉर्मल चार्ज निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ यहाँ पे हम फॉर्मल चार्ज देखेंगे? नहीं सर। नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, इसमें ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन वो ऑक्टेट नहीं करेगा अपना। जी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करता। तो जो सेकंड पीरियड वाला है उसमें सिर्फ आपको ऑक्टेट देखना है कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब एलिमेंट्स अप टू सेकंड पीरियड, उसमें आपने सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करना है अगर हो सकता है, और अप अबव सेकंड पीरियड स्टेबल करने के लिए जितने आप बॉन्ड्स बना सके, सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज जीरो करना होगा, बैलेंस। ठीक है ना? तो ये सिंपल ध्यान में रखें। तो ऑक्टेट एक्सपेंशन हो सकती है, अलाउड टू मेक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, क्योंकि जितने बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, मोर स्टेबल। ठीक है? तो Cl2O में, अच्छा बेटा जी देख लें, एक जिसमें गलती हुई थी आपको समझ में आ जाए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने इधर शेयर कर दिया, एक इधर शेयर कर दिया, तो कितने बच गए इसके पास? 4 बच गए। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो जब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगी? एंड बेंट शेप होगी, और एंगुलर। एंगल 104.5 डिग्री। तो Cl2O की जो शेप है ये बिल्कुल वाटर जैसी शेप होगी। तो ऑक्सीजन के साथ 2 क्लोरीन है और इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इनके लोन पेयर भी शो कर दें, और ये एंगल अराउंड 104.5 डिग्री का होगा। जी बेटा, आ गई ये बात समझ में? जी सर। जी सर। या मतलब आप कहने के ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करना है आपने। आई थिंक 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे और एक 2 पेयर डेटिव बॉन्ड होगा, ऐसा कुछ। जी हाँ ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 ही एटम है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम मतलब क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना है, तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो इसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं और कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचता है। ठीक है जी? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन इसमें अगर हम काउंट करें तो कार्बन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है जी? तो इसमें अगर हम कार्बन का ऑक्टेट देखें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये हैं, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हटा के और इसको कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड पेयर के अंदर। तो इसका मतलब इन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें से एक बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है, बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव अ लोन पेयर अवेलेबल। ठीक है जी? तो ये सिंपल हमारे पास दिस वुड बी द डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ जी, क्लियर है ये? जी सर। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। आप इसमें वही इलेक्ट्रॉन काउंट करें, ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है? अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 प्लस ऑक्सीजन के पास टोटल बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इंटू 2, तो 12 प्लस 5 दैट वुड बी 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप देखें तो वी हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिकॉज वी हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सेंटर में नाइट्रोजन है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब एक एक बॉन्ड तो ये बना लेगा ऑक्सीजन इनके साथ। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और अब जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं वो नाइट्रोजन पे आएंगे, तो मतलब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन 17। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम ऑक्टेट, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो दैट मीन्स हमें जस्ट सिंपल ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अगर ऑक्सीजन को देखें तो 2 4 6 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 8। बट नाइट्रोजन के पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 और ये एक 5।
5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वन ऑफ द लोन पेयर फ्रॉम एनी ऑक्सीजन, किसी भी एक ऑक्सीजन से लोन पेयर हटाएंगे और उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 4, 6 और ये 7। ठीक है, अब अगर आप एक और लोन पेयर हटाते हैं तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड नाइट्रोजन कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज ओनली 2 शेल्स। जब 2 शेल्स हैं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। और इस वक्त जो स्ट्रक्चर है इसमें आप 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब नहीं ला सकते, क्योंकि मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप एक और पेयर शेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये 8 को एक्सीड कर जाएगा, ऑक्टेट को एक्सीड कर जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें हमारे पास एक लोन इलेक्ट्रॉन जो है वो बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल दिस वुड बी द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है ये? सर डेटिव बॉन्ड नहीं बनेगा? अगर डेटिव बॉन्ड बनाएंगे भी तो उससे भी क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जी सर। ठीक है सर ना, तो यहाँ मतलब वो, जी बेटा। सर यहाँ आपने ऑक्सीजन के आउटर शेल में, ये सिर्फ आपने आउटर शेल बनाया है या आपने पूरा ऑक्सीजन के एटम्स दिखाए हैं इसमें? नहीं, सिर्फ आउटर शेल ड्रॉ किया है हमने। जी, समझ आ रहा है ये स्ट्रक्चर? जी सर। तो फिर अब बताएं शेप क्या होगी इसकी। हाँ जी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी हम क्या काउंट करते हैं शेप के लिए, सिग्मा। सिग्मा प्लस लोन पेयर्स। तो अगर आप यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 2 सिग्मा है प्लस लोन पेयर तो कोई नहीं है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी लोन इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो शेप में अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है वैलेंस शेल में, तो उसको भी आप काउंट करेंगे। अच्छा, ऐसी शेप्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। NO2 मतलब मोस्टली ए लेवल्स के अंदर हम यही एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये मतलब आप कह लें कि दिस इज वन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स इन विच वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑन द सेंट्रल एटम। तो इस किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं आगे ऑर्गेनिक में हम चल के पढ़ेंगे, दीज आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं ये हम ऑर्गेनिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी लास्ट में डेफिनेशन हम इसकी डिस्क्राइब कर लेंगे, फ्री रेडिकल्स होते क्या है। आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल क्या है। सब्सटेंस which has an unpaired electron available। ठीक है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके पास क्या मौजूद हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अब इट कुड बी एन आयन, ठीक है, ये कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इस वक्त NO2 जो है इट इज एक्टिंग एज अ फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो वो भी शेप डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। तो 2+1 दैट वुड बी 3। और क्योंकि 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, या मतलब हम इसको एज अ लोन पेयर यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, शेप के लिए आप इसको लोन, हालांकि है सिंगल इलेक्ट्रॉन बट ऑब्वियसली इट वुड अफेक्ट, क्योंकि रिपल्शन तो ये भी कॉज करेगा ना, ये इसको रिपेल करेगा, इधर भी रिपल्शन करेगा। तो जिसकी वजह से शेप क्या हो जाएगी अब बताएं, 2+1 की शेप क्या होती है? sp2। नहीं, वो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, शेप क्या होगी? सर वी शेप। वी शेप और बेंट शेप। ठीक है, इसको आप वी शेप कह दें या बेंट शेप कह दें, एंगुलर शेप कह दें। ठीक है, तो इसमें एंगल एग्जैक्टली हम ये तो नहीं कह सकते कि 117 का होगा, बट इट कुड बी अराउंड 117। ठीक है, 117 118, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि लेस देन 120 डिग्री का एंगल होगा। हाँ जी, ये समझ में आई है। तो एक्चुअल जो इसकी शेप होगी इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, NO, और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के पास, सो दिस इज द शेप ऑफ NO2। हाँ जी, समझ आ गई बेटा ये बात? तो जहां पे आप मतलब नाइट्रोजन, ये आप कह लें कि ये उन चंद मॉलिक्यूल में से है जिसमें हमने कहा था कि नाइट्रोजन या पीरियड 2 के जो भी एलिमेंट है ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते।
तो जिसकी वजह से हमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो हम एज इट इज शो कर देंगे, यानी इसके पास इस वक्त वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम फिर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट ये समझ में आ गई ये बात? जी सर। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये तो हमने मोस्टली जो नॉर्मल केसेस थे वो तो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, जो कि शेप्स आपको सिंपल याद रखनी है, जो मतलब आप कहने के एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली जो शेप्स है। ठीक है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन विद 0 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन विद 1 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन विद 2 लोन पेयर्स शेप देखी, फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 0 लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 1 लोन पेयर, और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 0 लोन पेयर। तो ये तो सारे केसेस आपने डिस्कस कर लिए। अब सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास मॉलिक्यूल है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अब PCl5 जो है, इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें क्या है, सेंटर में फॉस्फोरस है और हम डायरेक्ट बॉन्ड शो कर देते हैं कि इसके साथ 5 क्लोरीन जो है ये अटैच है, जिसको हम सिंपल इस तरह से शो करेंगे, तो दिस इज PCl5। अब ये शेप आपको सिंपल याद रखनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम के 5। अराउंड? कितने? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर कितने हैं? हाँ जी, फॉस्फोरस के अराउंड लोन पेयर्स कितने हैं? तो फॉस्फोरस के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं है। कोई भी लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, तो दैट मीन्स के 0 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर विद 0 लोन पेयर, ये जो ज्योमेट्री है वी कॉल इट बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, ये आपको शेप याद रखना। अब इसके सारे केसेस नहीं पढ़ने हमने कि 5 विद 1, 5 विद 2, बस सिर्फ ये एक शेप है जो आपको ध्यान में रखनी है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 0 लोन पेयर, दिस शेप इज नोन एज बाय पिरामिडल शेप। यानी अगर आप इसको ऐसे 3 डायमेंशंस में देखेंगे तो ये आपको 2 पिरामिड्स जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, अब इसमें 2 एंगल्स हैं। अगर हमसे एंगल्स के बारे में पूछा जाए, इसको जरा सही से बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 एंगल्स आ जाते हैं। एक तो ये आपके पास जो 3 क्लोरीन है, ये अगर आप देखें तो ये सेम प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो इनका जो एंगल है दैट इज 120 डिग्रीज। ठीक है, और ये जो मतलब जो 3 क्लोरीन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो बाय पिरामिडल शेप है इसमें 2 एंगल्स होंगे, यानी जो सेम प्लेन के ऊपर क्लोरीन है, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, और ये क्लोरीन हो गया, ये सेम प्लेन पर है तो इनके एंगल 120 डिग्रीज है। और ये जो क्लोरीन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इनका 90 डिग्री का एंगल है। तो ये शेप क्या कहलाएगी? बाय पिरामिडल शेप। और बाय पिरामिडल शेप कौन सी होगी? इन विच वी हैव 5 बॉन्ड पेयर्स विद 0 लोन पेयर, एंड PCl5 इज द प्रॉपर एग्जांपल फॉर बाय पिरामिडल शेप। ठीक है, इसके और मजीद केसेस हमें नहीं पढ़ने, सिर्फ यही एक केस है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये? जी सर। ऐसे ही दूसरा एक और मॉलिक्यूल जो आपको याद रखना है, दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, सॉरी सल्फर है, और इसके साथ 6 फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 6 बॉन्ड पेयर्स, प्लस क्योंकि सल्फर ग्रुप 6 का है तो 6 बॉन्ड इसने बना लिए, दैट मीन्स 0 लोन पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विद 0 लोन पेयर, दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। ये ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाती है, और इसमें जितने भी एंगल होंगे ये 90 डिग्रीज के एंगल होंगे। ठीक है, तो अगेन इसमें भी सिर्फ यही एक शेप है, और एक और इसमें शेप है जो हम पढ़ेंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 0 लोन पेयर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, एंगल 90 डिग्रीज के होंगे। ठीक है, ये 2 शेप्स आपने याद रखनी है, PCl5 बाइपिरामिडल शेप एंड SF6 ऑक्टाहेड्रल शेप। और इसी की एक और एग्जांपल जो हम लेंगे, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब जीनॉन जो है ये ग्रुप 8 का एलिमेंट है। अच्छा, नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं ग्रुप 8 एलिमेंट्स जो हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, बट जो हैवी नोबल गैसेस हैं दे कैन ऑल्सो मेक कंपाउंड। तो जैसे हीलियम या नियॉन या आर्गन, ये स्मॉल नोबल गैसेस हैं तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, बट जीनॉन जो है ये क्योंकि हैवी एटम है
तो इसके पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं, तो इट कैन बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे, सिंपल हमें सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखना है। तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में सेंट्रल एटम जीनॉन है और इसके साथ 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 एंड 4। अब बताएं जीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? चार। 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो एक लोन पेयर हम यहाँ शो कर देते हैं, एक लोन पेयर यहाँ शो कर देते हैं। तो ये क्या है? दिस इज 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री ये भी ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल की 2 ज्योमेट्रीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 2 लोन पेयर्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 0 लोन पेयर क्या था? ऑक्टाहेड्रल शेप। एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर विद 2 लोन पेयर जो है दिस इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, और इसमें फ्लोरीन के एंगल जो है ये 90 डिग्रीज के होंगे। तो ये 3 शेप्स हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि आपको जहन में रखने हैं। बायपिरामिडल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप एंड स्क्वायर प्लेनर शेप। तीनों शेप्स क्लियर है बेटा? इससे क्लियर है।